सभी विशेष अतिथिगण और आप सभी महानुभावों को सविनय जय भीम। आज कबीर जी की जयंती है, तो लाजमी है कि उनका एक दोहा मैं आपके सामने पढ़कर सुना। कबीर जी कहते हैं, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द गावत बोले आत्म खबर न जाने। इसका रेफरेंस मैं आगे चलकर आपको देना चाहता हूँ। हमारे देश के महान सुपुत्र संविधान का बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह पर कहते हैं कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना पाते। और ये बात सही है मित्रों, अगर बौद्ध सभ्यता का इतिहास हम नहीं जानेंगे तो हमें ये पसंद नहीं आएगा या फिर हमें ये पता नहीं चलेगा। सबसे पहली बात कि बौद्ध सभ्यता भारत की सबसे सुसंस्कृत और सबसे प्रगतिशील सभ्यता क्यों थी और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म किस लिए दिया। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो पहले उसका इतिहास समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, और शायद ये बात सभी को मालूम नहीं होगी कि बौद्ध सभ्यता ने इस देश को बनाया है। ये वही सभ्यता है जिसने इस देश को लिखना पढ़ना सिखाया। और यहां तक ही नहीं, हमारे अगल बगल वाले जो राष्ट्र हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, बर्मा हो, ऊपर के प्रदेश में चाहे वो तिब्बत हो, नेपाल हो, यहाँ तक कि जापानीज, इनकी सारी लिपियां और इनकी भाषाएं ये बौद्ध संस्कृति से प्रभावित है। ये भी शायद बात आपको पता होगी कि भारत विश्व का पहला देश जिसने पूरी दुनिया को विश्वविद्यालय नालंदा के शुरू किया, जो बौद्ध संस्कृति की देन। हमारे बौद्ध सभ्यता ने सबसे पहले कवि यहाँ पर पैदा किए जिनका नाम था आचार्य अशोक। यहाँ की व्यवस्था में कालिदास जैसे चौर्य कर्म करने वाले को महाकवि का दर्जा दिया, जो गलत है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो ये भी पता चलेगा आपको कि बौद्ध सभ्यता ने इस देश को लिखना सिखाया, जो हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में से पता चला। इसके पहले लिखना पढ़ना कहीं पर भी नहीं। हड़प्पा सभ्यता में जो हमें लिपियां मिली हैं, उस लिपियों पर आज के तारीख में संशोधक में कहीं भी पर एक वाक्यता नहीं है। और हालांकि उनके जो कुछ चिन्ह मिले हैं वो किसी लिपि का साक्षात्कार नहीं है। दुनिया में या यूं कहिए कि भारत देश में सबसे पहले जो लेख हमें मिला है, जो पूर्ण रूप से मिला है, वो है सम्राट अशोक के अभिलेख। इसी सम्राट अशोक के अभिलेख में जो उन्होंने आज तक जो पता चला है, करीबन 45 अभिलेख सम्राट अशोक के आज के तारीख तक मिले हैं। पहले 36 थे, पिछले 4 वर्ष में 9 नए अभिलेख हमें पता चले हैं। इन 45 अभिलेखों में 40 बार सम्राट अशोक धम्मलिपि शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके बहुत सारे अभिलेख की शुरुआत होती है, इयं धम्मलिपि देवानां पियेन पियदसीन रैया लिखा पेशा। मित्रों, 2008 साल में मैंने ब्राह्मी लिखा, ब्राह्मी जो लिपि है वो पढ़ना सीखा शुरू किया। 2000 से 2010 तक मैंने सम्राट अशोक के अभिलेख को बड़े बारीकी तरह से पढ़ना शुरू किया। 2010 तारीख को करीबन जनवरी फरवरी महीने में
मुझे पता चला कि जिस लिपि को मैं ब्राह्मी नाम से जानता हूं, तो ब्राह्मी शब्द कहीं पर अस्तित्व में नहीं है। और फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा शोध कार्य शुरू किया, और फिर ब्राह्मी शब्द कहां से आया, जब इसकी खोजबीन शुरू की तो पता चला कि 1880 में फ्रेंच एक लिंग्विस्टिक यानी भाषा या लिपि तज्ञ जो थे, जिनका नाम था पेरेन डी लेकोपरा, इन्होंने भारतीय लिपि को, जो जनलिपि है, जो भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, उसको नाम उन्होंने ब्राह्मी दिया। इस ब्राह्मी नाम का जो उन्होंने लिपि को दिया, इस लिपि का अनुमोदन, इस ब्राह्मी नाम का अनुमोदन उनके दोस्त जॉर्ज ब्यूलर साहब ने दिया। लेकिन मेरे मन में ये थी कि भाई ब्राह्मी ये शब्द कहां से आया। तो ललित विस्तार ग्रंथ में और जैन जो आगम सूत्र है, जिसमें प्रमुख है सामवायान सूत्र, और साथ में चीन का जो शब्दकोश है चीनी भाषा में, उसमें यह शब्द आया। और इसी शब्द को पकड़कर लेकोपरे साहब ने जो पहला शब्द है, जैसे ललित विस्तार ग्रंथ में जो 64 लिपियां का नाम दिया हुआ है, पहला नाम है ब्राह्मी, दूसरा नाम है खरोष्टी, फिर बाद में पैशाची और बहुत सारे लिपियां हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो लिपि लेफ्ट टू राइट, मेरी हिंदी ज्यादा मजबूत नहीं है, तो लेफ्ट टू राइट को जो लिखते हैं उसको उन्होंने एक नाम दिया ब्राह्मी, और राइट टू लेफ्ट जो है उसका नाम दिया उन्होंने खरोष्टी। फिर मैंने ढूंढना चाहा कि जिस व्यक्ति ने इस लिपि की खोज की, उन्होंने क्या नाम दिया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश ऐसे मास्टर, जो इलाहाबाद में, आज के तारीख में प्रयागराज और आगे चलकर वाराणसी में जो सिख थे, वहाँ के क्वाइंस में जो जहाँ पर वो बनाते हैं क्वाइंस, तो यह केवल उनकी दिलचस्पी थी कि भारत के जो मुद्राएं हैं, जो क्वाइंस है, उसके ऊपर की डिजाइन थी। और ये जेम्स प्रिंसेप ने ढूंढ लिया कि ये जो लिपि है भारत के सबसे प्राचीन लिपि है। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने कहीं पर भी उस लिपि का नाम ब्राह्मी नहीं लिखा। जब वो इलाहाबाद में थे, उनके ऑफिस में जो उनका स्टाफ था, और क्योंकि ये उस वक्त की बात है, जो जाहिर है सारे स्टाफ जो थे वहां पर, वो सारे के सारे एक विशिष्ट समाज के थे, जिसे आज हम ब्राह्मण समाज कहते हैं। उन्होंने अपने स्टाफ से पूछ लिया था कि इस लिपि का नाम क्या है। उसके स्टाफ ने कहा, जो एक ब्राह्मण पंडित थे, उन्होंने कहा कि हमारी ये धारणा है, ये पूरा विश्व ब्रह्मदेव ने बनाया है, और इसीलिए लिपि भी शायद उन्होंने बनाई होगी, इसलिए हम इसको ब्राह्मी कहेंगे। जेम्स प्रिंसेप साहब ने अपने डायरी में लिखा हुआ है, मैं ये नहीं मानता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, और इसीलिए उन्होंने नाम दिया इस स्क्रिप्ट का इंडो पाली, क्योंकि ये भारत देश में मिली हुई अभिलेख थे, इसीलिए उनका नाम था इंडो। और चूंकि इसकी भाषा पाली प्राकृति, इसीलिए नाम दिया इंडो पाली। साथ में अफगानिस्तान में जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले थे, उनकी जो भाषा थी वो पाली नहीं थी, इसीलिए जेम्स प्रिंसेप साहब ने उस स्क्रिप्ट को नाम दिया था बैक्टेरियन पाली, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट यहाँ की स्क्रिप्ट नहीं थी जो आज के तारीख में हम समझते हो खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो यह नाम तो सही था, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप साहब काफी क्लियर थे कि ब्राह्मी नाम गलत था। 2010 से 2014 तक मैंने भारत का जितना भी साहित्य है वो सारा खोज में किया। भारत की सबसे एक मजबूत संस्था है दिल्ली स्थित, जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। इस संस्था के पास भारत में उपलब्ध सारे अभिलेखों का रिकॉर्ड है। जब मैंने उसके ऊपर काम किया तब मुझे पता चला कि भारत में 2.5 करोड़ अभिलेख, जिसमें ताम्रपट है, शिलालेख है, जिसमें भुर्ज पत्र है,
जिसमें ताड़पत्र है, जिसमें कॉपर प्लेट्स है, जिसमें सोने के प्लेट्स है, चांदी के प्लेट्स है, जिसके ऊपर अभिलेख लिखे हुए हैं।